Let's crack Bihar exam. Welcome to Unacademy BPSC, India's largest learning platform. और मैं सुजीत, मैं आपको करा रहा हूँ पॉलिटी। और हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान का ऐतिहासिक विकास की पृष्ठभूमि पर हम लोगों ने चर्चा किया था। और ये देखा था कि जो भारत में संविधान का निर्माण हुआ है, भारत में जो संविधान का निर्माण हुआ है उसका बैकग्राउंड क्या था। और सबसे पहले हम लोगों ने देखा था रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, ऐसे बहुत सारे एक्ट को हम लोगों ने अध्ययन किया। और जो बचे हुए एक्ट हैं वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स क्रैक। और अभी हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, तो भारतीय संविधान का डेवलपमेंट कैसे हुआ है इस बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने कल देखा था पिछले लेक्चर में, चलो देखते हैं, अभी बात करते हैं कि हम लोगों ने ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है, अगर आप एक जरा देख सकते हो यहाँ पे देखो, ये जो अभी जितना भी मैंने अब पिछले लेक्चर में पढ़ाया, ये ब्रिटेन के पार्लियामेंट, यहाँ पे देखो आप, ब्रिटेन के पार्लियामेंट, ये है ब्रिटेन का पार्लियामेंट। और ब्रिटेन के पार्लियामेंट के द्वारा ये एक्ट बनाया जाता था, किसके लिए? जो भारत में वर्क कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये एक्ट किसके लिए भेजता था? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। और ये कंपनी के ऊपर ये कानून सारा बनाया गया, जितना भी कानून आया ये कंपनी के ऊपर, भारत के ऊपर नहीं। जब भारत 1857-58 के बाद, जब कंपनी की 1857 की क्रांति के बाद जब कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया, कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया भारत में, और ब्रिटेन ने, आप देख सकते हो, ये ब्रिटेन के पार्लियामेंट के द्वारा डायरेक्ट भारत को कंट्रोल किया जाने लगा था। डायरेक्ट भारत को कंट्रोल करते थे, कहाँ से? ब्रिटेन के पार्लियामेंट से। कहाँ से कंट्रोल किया जाता था? ब्रिटेन के पार्लियामेंट से। ब्रिटेन के पार्लियामेंट से डायरेक्ट भारत को कंट्रोल किया जाता था। लेकिन ये कब? 1857 के बाद कंट्रोल किया जाता था भारत को, 1857 की क्रांति के बाद। लेकिन 1857 की क्रांति से पहले ये कंट्रोल करता था भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटेन की एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कंट्रोल करती थी भारत को। तो यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, वो देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर और कौन कौन से कानून लाए गए थे और क्या क्या प्रावधान किया गया था। और ये सारे कानून जो 1773 से लेकर और 1947, सारे कानून यहीं से बनते थे और यहीं से भेजा जाता था। क्योंकि ब्रिटेन में सबसे ऊपर जो होता है वो होता था ताज, जिसको राजा, उसके नीचे ब्रिटिश पार्लियामेंट, मतलब ब्रिटिश सांसद हम लिख सकते हैं, उसके नीचे भारत का सचिव, जो भारत का सचिव हुआ करता था, उसके नीचे जो होता था वो होता था आपका वायसराय। ठीक है, तो ये ब्रिटेन के राजा रानी, और यहाँ ब्रिटेन का सांसद, ब्रिटेन के संसद के सम्मति के बाद भारत का जो सचिव होता था वो कानून, ये यहाँ तक लोग जो रहते थे ये ब्रिटेन में ही रहते थे और यहाँ के बाद कानून को भेजते थे यहाँ पे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कि रेगुलेटिंग एक्ट ये हम लोगों ने कर लिया है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का कर लिया है। और जिन लोगों ने भी नहीं किया है वो हमारे पिछले लेक्चर को जाके जल्दी से देख लो। और 2-3 दिन की समस्या है, फिर मैं बोर्ड पे वापस पढ़ाऊँगा आप लोगों को, कुछ टेक्निकल इशू चल रहा है और जो सर्विस वाले व्यक्ति लोग हैं वो आ नहीं पा रहे हैं, इसलिए कुछ प्रॉब्लम है। 2-3 दिन के बाद फिर से वैसी तरह से क्लास चलेगा, फिर अच्छे तरीके से क्लास चलेगा। एक्चुअली ये जो आज पार्ट पढ़ा रहे हैं ना, जब आप मॉडर्न हिस्ट्री के चैप्टर को पढ़ेंगे, जब आप मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे वहाँ भी बहुत डिटेल तरीके से ये आपको पढ़ना ही होगा। तो पढ़ना क्या है, दोनों में एक ही है। ऐसा नहीं कि रेगुलेटिंग एक्ट जब हम लोग हिस्ट्री के कंसेप्ट में पढ़ेंगे तो कुछ अलग बात होगा, और जब रेगुलेटिंग एक्ट हम लोग पॉलिटी को समझने के लिए, तो पॉलिटी को समझने के लिए ये सिर्फ पॉलिटी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए सिर्फ ये एक्ट पढ़ना पड़ रहा है। वास्तव में ये एक्ट तो इतिहास का विषय है। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, ये एक्ट सब, जितना भी एक्ट आप देख रहे हो ये पॉलिटी का पार्ट है नहीं। लेकिन पॉलिटी को कहा जाता है कि अच्छे तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, उस चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने के लिए ये चीज़ें आवश्यक है। ये बात समझ में आया ना आपको? तो हम लोगों ने 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक है, ये 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का, 1858 का भारत सरकार अधिनियम पढ़ लिया था। और आज जो स्टार्ट करेंगे वो देखते हैं हम लोग को आज क्या स्टार्ट करना है, ये हम लोग समझ गए। तो सबसे पहले आज स्टार्ट करेंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1861 में, तो 1861 में क्या हुआ, क्या क्या कानून लाए गए,
ब्रिटेन के पार्लियामेंट के द्वारा भारत में। देखो इससे पहले के टॉपिक को आप थोड़ा रिवाइज कर लेंगे तो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 1861 में पहली बार बजट पेश किया गया, जो जेम्स विल्सन के द्वारा किया गया था। भारत में जो बजट का कंसेप्ट लाया गया वो 1861 में लाया गया। बजट पहली बार जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत में बजट सबसे पहली बार कब पेश किया गया था? 1861 में। 1861 में, और किसके द्वारा? जेम्स, यहाँ पे ये काट लेना था, जेम्स, ये एक जेम्स विल्सन के द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स विल्सन के द्वारा। जेम्स विल्सन के द्वारा। देखो भारत की राजधानी कोलकाता में केंद्रीय विधान परिषद, देखो केंद्रीय विधान परिषद, उसमें संसद का कंसेप्ट नहीं था, उसमें विधान परिषद का ही कंसेप्ट था, उसमें संसद का कोई कंसेप्ट नहीं था। और केंद्रीय विधान परिषद, जैसे आप देखते हैं ना, केंद्रीय विधान परिषद और राज्य विधान, राज्य को चलाने के लिए राज्य विधान परिषद और केंद्र को चलाने के लिए केंद्र विधान परिषद था। जैसे आज आप देख रहे हैं केंद्र को चलाने के लिए संसद है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, केंद्र को चलाने के लिए पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और राज्य को चलाने के लिए विधानमंडल है। लेकिन उस समय केंद्र और राज्य को चलाने के लिए अलग अलग विधान परिषद तो था ही, लेकिन केंद्र में केंद्रीय विधान परिषद कहते थे और राज्य में क्या कहते थे? राज्य विधान परिषद। समझ में आ रहा? तो भारत की राजधानी कोलकाता में केंद्रीय विधान परिषद बनाई गई। जस्ट लाइक एक पार्लियामेंट की तरह केंद्रीय विधान परिषद बनाया गया। कहाँ केंद्रीय विधान परिषद? तो 1861 के एक्ट में आप याद रखेंगे कि भारत की राजधानी कोलकाता में केंद्रीय विधान परिषद बनाई गई। भारत की राजधानी कोलकाता में केंद्रीय विधान परिषद बनाई गई। कब बनाई गई? 1861 में। कब बनाई गई? 1861 में। तो भारत की राजधानी कोलकाता में केंद्रीय विधान परिषद बनाई गई। भारत की राजधानी कोलकाता में केंद्रीय विधान परिषद बनाई गई। भारत की राजधानी कोलकाता में केंद्रीय विधान परिषद बनाई गई। भारत की राजधानी कोलकाता में केंद्रीय विधान परिषद बनाई गई। ये आपको समझ में आ रहा? भारत की राजधानी कोलकाता में केंद्रीय विधान परिषद बनाई गई। और ये कब बनाई गई? 1861 में। और ये कब बनाई गई? 1861 में। कब बनाई गई? 1861 में। समझ में आ गया ना? वायसराय या गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों की संख्या 6 से 12 कर दिया गया। अब देखो वायसराय, जो भारत में वायसराय और कार्यकारी परिषद थे, वायसराय और गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में, तो उसमें जो भारतीयों की संख्या, भारतीयों की भागीदारी को क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया, 6 से 12 कर दी गई, रखी गई। 6 से 12 मतलब 6 से 12 के बीच में हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10। मुंबई कोलकाता में हाई कोर्ट की स्थापना, आप देखिए मुंबई मद्रास और कोलकाता में हाई कोर्ट की स्थापना की बात की गई थी। हाई कोर्ट का स्थापना होगा। और हाई कोर्ट का जो कंसेप्ट है, आप देखिए 1773 में भारत में सुप्रीम कोर्ट का कंसेप्ट लाया गया था, लेकिन 1861 में भारत में भारत परिषद अधिनियम, 1861 का भारत परिषद नियम के बाद ही, के उपरांत ही भारत में अलग अलग राज्य के लिए हाई कोर्ट का कंसेप्ट लाया गया। तो हाई कोर्ट का कंसेप्ट 1861 भारत परिषद अधिनियम, हाई कोर्ट का कंसेप्ट 1861 भारत परिषद अधिनियम, और सुप्रीम कोर्ट का 1773, सुप्रीम कोर्ट का 1773, 1861 में भारत परिषद अधिनियम। वायसराय को अध्यादेश, मतलब वायसराय के पावर को और भी मजबूत किया गया। भारत में वायसराय के पद को और भी मजबूत किया गया। वायसराय को अध्यादेश जारी करने का आदेश दिया गया। 6 माह से अधिक लागू नहीं रह सकता था, मतलब अगर परिषद की सहमति नहीं मिला तो वह अध्यादेश जो है ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह तक ही रह सकता था। ये आपको समझ में आ गया। वायसराय को अध्यादेश जारी करने का आदेश दिया गया, जो 6 माह से अधिक लागू नहीं रह सकते थे। कितना से? 6 माह से अधिक। लॉर्ड कैनिंग द्वारा विभागीय प्रणाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये विभागीय प्रणाली क्या होता है? विभागीय प्रणाली, विभागीय प्रणाली, पोर्टफोलियो व्यवस्था, विभागीय प्रणाली, पोर्टफोलियो व्यवस्था, विभागीय प्रणाली। अब देखो आज जो अलग अलग विभाग है, अलग अलग दे दे, रेलवे विभाग अलग को अलग आदमी को दे दिए हैं, क्या कहता है, स्वास्थ्य विभाग अलग व्यक्ति को दे दिया गया है। जैसे आप देखेंगे कृषि विभाग अलग, पशुपालन विभाग गिरिराज सिंह देख रहे हैं। तो अलग अलग विभाग जो आप देख रहे हैं, कैबिनेट मंत्री, अलग अलग विभाग का स्वतंत्र प्रभार होता है उन लोगों के पास। तो ये जो विभागीय प्रणाली का जो कंसेप्ट आया, ये 1861 में लाया गया, और ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लाया गया। किसके द्वारा लाया गया? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विभागीय प्रणाली का आरंभ किया गया। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा क्या किया गया? विभागीय प्रणाली का आरंभ किया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। तो ये कब शुरू हुआ? कि देखो दो इंपॉर्टेंट बात, हाई कोर्ट 1861 में, और 1861 में क्या किया गया? विभागीय प्रणाली। 1861 में क्या किया गया? विभागीय प्रणाली। 1861 में क्या किया गया?
1861 में क्या किया गया, विभागीय प्रणाली को का प्रारंभ किया गया। 1861 में क्या किया गया, विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किया गया। भारत में विभागीय प्रणाली का जो व्यवस्था है, अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग विभाग को, मतलब गवर्नर जनरल में अलग अलग विभागों में बांट दिया। अलग अलग लोग उस पर नेतृत्व करेंगे, देखेंगे, उस पर डेवलपमेंट करेंगे, ताकि और भी अच्छे तरीके से भारत में अपने शासन को जमाया जा सके। तो ये देखिए 1857 के बाद भारतीयों को देखने का जो नज़रिया है ना, वो अंग्रेजों का बदल गया था। क्योंकि अंग्रेज चाहते थे इसको शांत भी, अच्छे से दबा के भी रखो, और इनको पता भी नहीं चलना चाहिए कि हम इन्हें दबा कर रखे हैं। समझ में आ रहा ना। इस आधार पर वो राजनीति करना शुरू किया था 1857 के बाद। और इस ब्रिटिश इंडिया कंपनी का तो शासन समाप्त ही कर दिया गया था, और डायरेक्ट ब्रिटेन के पार्लियामेंट के द्वारा यह शासन 1857 के बाद जितना भी एक्ट लाया गया है, 1857 के बाद जितना भी एक्ट लाया गया है, वो डायरेक्ट भारतीयों के ऊपर लाया गया है, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। तो भारत में अब ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने सत्ता को स्थापित करने के लिए शक्ति का और भी मजबूत करना शुरू किया। अब देखें कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया, विभागीय प्रणाली बनाया गया। तो ये सारे कंसेप्ट लाए गए 1861 का भारत परिषद अधिनियम में। 1861 का भारत परिषद पहली बार बजट पेश किया गया जेम्स विल्सन के द्वारा। तो 3 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातें हैं बजट 1861। देखो, आपको बजट पूछेगा तो आप याद रखना भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1861। बजट पूछेगा तो भारत परिषद अधिनियम 1861 बजट हो गया। बजट 1861 में विभागीय प्रणाली 1861 में विभागीय प्रणाली 1861 में विभागीय प्रणाली समझ में आ रहा। हाई कोर्ट 1861, हाई कोर्ट पटना हाई कोर्ट, या किसी भी हाई कोर्ट का जो कंसेप्ट देखिएगा, मुंबई मद्रास और कलकत्ता, मुंबई मद्रास और कलकत्ता, मुंबई मद्रास और कलकत्ता। मुंबई लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विभागीय प्रणाली का आरंभ किया गया। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विभागीय प्रणाली का आरंभ किया गया। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विभागीय प्रणाली का आरंभ किया गया। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विभागीय प्रणाली का आरंभ किया गया। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किया गया। तो ये 1861 में 3-4 बातें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे कि बजट कब लाया गया 1861 में, हाई कोर्ट 1861 में, विभागीय प्रणाली 1861 में। ये तीनों कॉन्सेप्ट को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप याद रखेंगे। हाई कोर्ट का कंसेप्ट, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का, डेट मीन्स गवर्नर को जो है, ये 1861 में। अब हम लोग देखते हैं 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, इसके बारे में हम लोग अभी बहुत ही डिटेल तरीके से देखेंगे। 1892 ईस्वी में भारत परिषद अधिनियम का क्या क्या कंसेप्ट था, और इस अधिनियम ने भारत में प्रतिनिधित्व प्रणाली या प्रतिनिधित्व सरकार की शुरुआत की। इसके तहत केंद्रीय विधान परिषद और राज्य विधान परिषद में भारतीयों के लिए 2/5 भाग सीटें आरक्षित किया गया। देखो, एक कंसेप्ट है कि उस समय अंग्रेजों ने भारत में जो वायसराय का परिषद होता था या केंद्रीय विधान परिषद होता था, इस समय 1861 वाले में कंसेप्ट में, 1861 के भारत परिषद अधिनियम में ये अधिकार नहीं दिया था कि भारतीय लोग भी उसमें शामिल हो सके। लेकिन बाद में जो राज्य विधान परिषद है और केंद्रीय विधान परिषद है, ये दोनों में भारतीयों की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया कि जितना भी सीट होगा उसका 2/5 भाग भारतीय होगा। समझ में आ रहा ना। मतलब 5 भाग में 2 भाग, 2/5 का तात्पर्य क्या है, अगर 50 लोग होंगे तो इसका 2 भाग मतलब 20 लोग जो है वो भारतीय रहेंगे। 2/5 में 2, 5 में 2, 15 में कितना होगा, 6 होगा। 15 में कितना हो जाएगा, 6 लोग। अगर 15 लोग रखा जाएगा तो 6 भारतीय होंगे। तो यहाँ पे आप देखो, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से निकलकर ये आ रहा है मेरे प्यारे भाई, कि भारत में जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है और राज्य मंत्रिपरिषद है, ये दोनों में भारतीयों का प्रतिनिधित्व कितना भाग सुनिश्चित किया गया था, तो 2/3 भाग। या भारतीयों का प्रतिनिधित्व कब प्रारंभ हुआ था भारत में केंद्रीय परिषद में और राज्य परिषद में, विधान परिषद में, तो ये आपको बोलना है 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। यहाँ भारत में कांग्रेस ने एक आंदोलन चलाया था कि समर्थन तभी देंगे हम जब तक क्या आप मुझे भागीदारी देंगे। तो अंग्रेजों को लगा कि अगर भारत में फिर से 1857 की क्रांति जैसा दृश्य नहीं देखना है तो कुछ न कुछ तरह का छूट हमें देना ही पड़ेगा। और इसी से लाचार होकर उन्होंने भारत के केंद्रीय विधान परिषद और राज्य विधान परिषद में भारतीयों की भागीदारी को सुनिश्चित किया। वो 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, पहला बार बजट पर पेश करने का अधिकार दिया गया। बजट
बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। दूसरी लाइन को पढ़िए, भारत में पहली बार अंग्रेजों ने भारत, यहाँ पे देखो आप, ये लाइन को देखो आप, ये लाइन को, भारत में पहली बार बजट पर बहस करने का अधिकार दे दिया गया। बजट पर कि क्या है, ये काम हो सकता है नहीं, भारतीयों को दिया बजट पर बहस करने का अधिकार दिया। भारतीयों को अनुपूरक प्रश्न, देखो यहाँ पे तीसरा लाइन में क्या है, भारत पहली बार बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। भारतीयों को अनुपूरक प्रश्न, ये देखो अनुपूरक प्रश्न पूछने का, अनुपूरक प्रश्न यहाँ पे आप देख सकते हो, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार। अनुपूरक प्रश्न मतलब बीच उच में ये प्रश्न उठा, उस पर प्रश्न पूछना, बहस पे बहस करते जा रहे हैं, तो ये सब पूछने का अधिकार नहीं दिया था। सदन में मतदान देने का अधिकार नहीं दिया था, खाली थोड़ा सा बोलने का अधिकार देती था, बहुत ज़्यादा छूट नहीं दे दिया था 1892 में। ठीक है, तो पहली बार बजट तो लाया गया था 1861 में, लेकिन 1892 ईस्वी का जो भारत परिषद अधिनियम है, इसमें बजट पर बहस करने का अधिकार दे दिया गया। बजट पर बहस करने का अधिकार दे दिया भारतीयों को अनुपूरक, लेकिन बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं दिया था 1800। और एक चीज़ दिया गया 1892, पहले आईसीएस का एग्ज़ाम होता था और उस आईसीएस के एग्ज़ाम को देने के लिए इंग्लैंड जाना पड़ता था। लेकिन अब क्या हुआ, 1892 में आईसीएस का पेपर होगा, वह दो जगह पर होगा, एक तो आपके भारत में होगा और दूसरा आपके इंग्लैंड में होगा। समझ में आ रहा है ना? आईसीएस का पेपर भी बोला भारत में ही करा देंगे, तुम लोग वहीं यहीं से बैठ के एग्जाम देना, अब सेंटर इंग्लैंड नहीं देंगे। समझ में आ रहा है ना? जैसे रेलवे ग्रुप डी वाला देता है तिरुवनंतपुरम, किसी का तमिलनाडु दे दिया, तब जाते रहिए बिहार से बैठ के। तो यहाँ भी बोला गया इंग्लैंड जाने का जरूरत नहीं है, आईसीएस का एग्जाम अब भारत में होगा, टेंशन तुम लोग मत लो, मन लगा के पढ़ो। ठीक है, तो 1892 में आईसीएस का पेपर होगा, वह दो जगह पर होगा, एक आपके भारत में और दूसरा आपके इंग्लैंड में। तो ये 3-4 पॉइंट था 1892 का। 1861 में आप देख लिए होंगे, पहली बार बजट पेश किया गया, लेकिन बजट पर बहस करने का अधिकार 1892 में दिया गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, विभागीय प्रणाली बनाया गया, कब बनाया गया विभागीय प्रणाली? 1861 में। और किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विभागीय, और बजट किसने? जेम्स विल्सन ने, और विभागीय प्रणाली लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। विभागीय प्रणाली का जनक लॉर्ड कैनिंग है। विभागीय प्रणाली का जनक कौन है? लॉर्ड कैनिंग। समझ में आ गया यहाँ तक? तो ये सब धीरे धीरे कानून आया। फिर 1909 का, ये एक्चुअली मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ते हैं और पढ़ाएंगे भी, ज़्यादा दूर तक इसमें नहीं लेके जाएंगे। फिर हम लोग मूव करेंगे संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, नहीं हुआ, इस सारे चीज़ों पर भी बहुत डिटेल तरीके से चर्चा करेंगे। इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया? भारत में सचिव के परिषद तथा भारत के वायसराय के कार्यकारी परिषद प्रथम भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया गया। अब देखो यहाँ पे एक कंसेप्ट है जो जरा समझना अच्छे से। जैसे देखो, अब देखो यहाँ पे मैं बताया, यहाँ पे देखना, इंग्लैंड का राजा, ये आर फॉर राजा, ठीक है, ऐसे टोपी बना देते हैं। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन का राजा, और राजा से नीचे क्या होता था? भारत सचिव। अब भारत सचिव से नीचे वायसराय। वायसराय, वायसराय, ये सॉरी, ये हो गया। या इसके नीचे होता था ब्रिटिश का पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट, इसके नीचे भारत सचिव, इसके नीचे वायसराय। ये जो भारत परिषद और वायसराय का टीम था, इसमें भारतीय लोगों को शामिल किया गया। 1900 पहले तो खाली शामिल किया था कहाँ? केंद्रीय विधान परिषद में। ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद में पहले शामिल किया गया था, राज्य विधान परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया। लेकिन 1909 में पहली बार, और 1909 के एक्ट को भी हम लोग क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले यही था जो भारत का सचिव, पहला नाम देख रहे हैं ना, मार्ले। मार्ले जी इंग्लैंड में बैठते थे और वो भारत के सचिव था। इसमें भी भारतीय लोगों को शामिल होने का अधिकार दिया गया, तब मार्ले जी भारत के सचिव थे। मार्ले जी की टीम में अब भारतीय लोग भी आ गए। तो ये समझना पड़ेगा कि भारत का जो सचिव का होता था, उसके काउंसिल में भी भारतीयों की भागीदारी को दिया गया 1909 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट में। और मिंटो भारत का वायसराय था। ये भी प्रश्न पूछता है, मार्ले सचिव था, मिंटो वायसराय था, मार्ले सचिव था, मिंटो वायसराय था, मार्ले सचिव था, मिंटो वायसराय था। ये आपको समझ में, मार्ले मिंटो, मार्ले ऊंचा, जो भारत का सचिव है वो ऊंचा पद है, वायसराय थोड़ा उससे नीचा पद है। तो ऊंचे पे पहला वाला मार्ले और मिंटो नीचे वाला पद।
तो याद हो जाए, कंसेप्ट है, बिल्ड करना पड़ता है आपको। कंसेप्ट जब अच्छे तरीके से आप बिल्ड करेंगे, इस अधिनियम के द्वारा भारत के सचिव तथा भारत के पहला लाइन आपको समझ में आया, कार्यकारिणी परिषद के सर्वप्रथम भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया। तो जो भारत का वायसराय और भारत के सचिव थे, इन लोगों के कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को कब शामिल किया गया? 1909 के भारत सरकार अधिनियम में, भारत परिषद अधिनियम में, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी बोलते हैं, रिफॉर्म्स, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में, बजट पर पूरी तरह से बहस करा। बोला जितना भचभच करना है सदन में करते रहो। समझ में आ रहा है ना? जितना बकवासी करना है वो सब आप करते रहिए। बजट पर पूरी तरह से बहस करने का अधिकार दे दिया गया मुसलमानों का लिए। आप देखिए, ये सब तो ठीक किया, लेकिन ये यहाँ पे देखिए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का। आपको पता है कि 1907 में मुस्लिम लोग का स्थापना हुआ। अब मुसलमान चाह रहा था भारत में कोई मिले हमको, अंग्रेज भी चाह रहा था कि हमको भी कोई मिले, तो दोनों को मिल गया एक गो। इसके लिए पृथक निर्वाचन का व्यवस्था किया। आई मानने लगा कि नहीं, यही है सबसे बड़का शेर। लेकिन अब भारत, मेरे पाकिस्तान से ज़्यादा दुश्मन तो इंग्लैंड है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये भी पृथक निर्वाचन है, तो मुसलमान को लगा कि नहीं, मेरे हित में काम कर रहा है। और अंग्रेजों को क्या फायदा हो गया, कब दोनों टूटो। हिंदू मुसलमान समीकरण को विभाजित करने का एक कंसेप्ट था, तो कुछ अच्छा भी था, कुछ गलत भी था। इसको पढ़ना अभी आपको लगता है पॉलिटिक्स बहुत अच्छे से समझ जा रहे हैं, लेकिन उस समय के लोग थोड़ा ज़्यादा सीधा साधा, आपसे तो ज़्यादा ही जरूर होता था। ये समझ में आया? ये समझ में आ गया? तो जल्दी से आप लोग जवाब कमेंट वमेंट में कुछ लाइक विक किया कीजिए। बिना लाइक विक के अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। एक्चुअली पढ़ना है 1909 का भी पढ़ना है, बहुत सारा चीज़ पढ़ना है, ठीक है, लेकिन फिर हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, वो 1909 सब भी आगे हम लोग जाके चर्चा कभी करेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, एक मिनट रुक जाइए आप। देखो, कैबिनेट मिशन योजना 1946, कैबिनेट मिशन योजना क्या है? 1946 है। इसको जरा आप देखो। अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड तैयार करेंगे। 1946 का कैबिनेट मिशन योजना क्या है? बहुत सारा आया, नेहरू रिपोर्ट आया, शिमला समझौता आया। देखो, भारत में जो संघर्ष चलने लगा बाद में, अंततः जाते जाते 1946 के करीबन, तो इस तरह का संघर्ष चलने लगा कि भारत में संविधान सभा का गठन कैसे हो। बहुत सारे शिमला समझौता हुआ, गोलमेज कहीं कोई परिणाम नहीं निकला। समझ आ रहा ना? कहीं पे भी कोई परिणाम नहीं निकल के आया, ठीक है। अंततः 23 मार्च 1946 भारत में आया कैबिनेट मिशन योजना। अब कैबिनेट मिशन योजना क्यों कहते हैं? 3 कैबिनेट मिनिस्टर, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, स्कॉट क्रिप्स, ब्रिटेन के कैबिनेट मिनिस्टर, 3 कैबिनेट मिनिस्टर भारत आए। और ये तीनों ने भारत में कहा, इनकी जो योजना आई, उस योजना के तहत कहा गया कि भारत में आप संविधान सभा का गठन कीजिए। क्या कीजिए? संविधान सभा का गठन कीजिए। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार भी किया था, लेकिन सबसे पहले भारत में चुनाव होता है। तो 1946 में भारत में चुनाव कराया गया। उस समय भारत की आबादी लगभग 40 करोड़ के पास था। 40 करोड़ आबादी था। प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर सीटों का चुनाव हुआ। और संविधान सभा के लिए 389 मेंबर चुन लिए गए। कितना बोल रहे हैं? 389। अभी 389 का समीकरण जरा समझना। अगर हम लिख दें यहाँ पे 389, संविधान सभा के लिए टोटल कितने सदस्य चुने गए थे? 389। इसको भी 2 भाग में बांट, 292 प्लस 4 इक्वल टू 6। अगर हम 296 को घटा दें इसमें, आप जरा देखना, सॉरी,
296 को घटा दे तो यहाँ क्या बचेगा, 9 कट जाएगा, यहाँ कितना 93 मेंबर। देखो उस समय भारत पूरा दो भागों में बटा हुआ था, एक अंग्रेजी प्रांत और एक प्रोविंसेस, रियासतें कहलाता था। रियासत, रियासत वैसा प्रांत जहां पर डायरेक्ट अंग्रेजों का शासन नहीं था, इनडायरेक्ट था, छोटा छोटा राजा शासन करता था, रेवेन्यू कलेक्ट करके अंग्रेज को देता था। तो अंग्रेज को लगता था क्या जरूरी है इतना परेशान होने का, हमको तो रेवेन्यू कलेक्ट करना, रेवेन्यू तो मिल ही जा रहा है हमें, तो परेशान करने होने से क्या फ़ायदा है। और छोटे और परेशान करने के साथ दो दो समस्या, रियासत से भी दुश्मनी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो प्रोविंसेस था, तो प्रोविंसेस से 93 मेंबर चुना गया। 93 मेंबर चुना नहीं गया, नॉमिनेटेड किया गया, ये इलेक्टेड था। यहाँ इलेक्शन लड़ा अलग अलग पार्टी उस समय, जो मुस्लिम लीग, कांग्रेस, सारे पार्टी ने इलेक्शन लड़ा, हिंदू महासभा ने इलेक्शन लड़ा, निर्दलीय उम्मीदवार ने भी इलेक्शन लड़ा। तो 292 प्लस ये 4, 296, सॉरी यहाँ पे 296 का कंसेप्ट आया, 296 का कंसेप्ट आया। अब ये 296 का कंसेप्ट क्या है, ये 296 का क्या कंसेप्ट है, देखो 296 का कंसेप्ट ये है, 296 का कंसेप्ट ये है, यहाँ पे समझ, ये भी अंग्रेजी प्रांत, ये जो अंग्रेजी प्रांत है, ये जो 296 सीट जो अंग्रेजी प्रांत से आया है, ये भी अंग्रेजी प्रांत दो भागों में बटे थे। जैसे आज भारत का राज्य भी दो भाग, एक केंद्र शासित राज्य, एक सामान्य राज्य, तो उस तरह भी एक अंग्रेजी प्रांत भी दो भागों में था। एक प्रांत को कहते थे चीफ कमिश्नरी प्रांत, जहां पर डायरेक्ट गवर्नर का शासन हुआ करता था, चीफ कमिश्नरी प्रांत। उस समय भारत में 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत हुआ करता था, ABCD। ए फॉर एप्पल नहीं, अजमेर जो राजस्थान के पास पड़ता है। बी फॉर बलूचिस्तान, बलूचिस्तान वो पहले 1946 में वो पाकिस्तान वाला बलूचिस्तान भारत का था। 1946 के समय जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान था वो भारत का था, इसीलिए बी फॉर बलूचिस्तान होगा। सी फॉर कुर्ग, ये जो सी देख रहे हैं आप ना, ये कर्नाटका के पास है कुर्ग। डी फॉर दिल्ली, जो आज भी केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये 4 केंद्र शासित प्रदेश उस समय थे भारत में, ABCD। ए फॉर अजमेर, बी फॉर बलूचिस्तान, सी फॉर कुर्ग और डी फॉर दिल्ली। ए फॉर अजमेर, बी फॉर बलूचिस्तान, सी फॉर कुर्ग और डी फॉर दिल्ली। तो 4 लोग वहां से, 292, 4, 296 लोग। अब देखिए संविधान सभा का जो पहली बैठक हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुआ। 2 साल 11 महीना 18 दिन लगाया था इस संविधान। ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है, आप जरा समझिएगा अच्छे तरीके से। देखो आप, अब देखो ये जो भी मैं बता रहा हूं, ये 9 दिसंबर 1946, ये काफी महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण? यह वही दिन है जिस दिन पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान लिखाना आरंभ हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है ये, क्योंकि इसी दिन प्रारंभ हुआ था पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान लिखाने के लिए। तो ये डेट हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं अब क्या क्या चीज़ें हैं इसमें पढ़ना है हमें। तो भारत के संविधान सभा में क्या हुआ था जिस दिन पहली बैठक हुआ था। अब देखो यहाँ पे पहले पूछा जाएगा कितना लोग थे, तो 389। तो इसमें कहाँ कहाँ से थे, तो 292 + 4, ये समझ में आ गया। नीचे आ जाएगा आपका 93 मेंबर, ये आपको समझ में आया। ये थे देशी रियासत, क्या थे, देशी रियासत थे। तो देशी रियासत ये नॉमिनेटेड पर्सन थे, ये दीज आर नॉमिनेटेड पर्सन। और आप देखो ये इलेक्टेड थे, ये चुनाव जीत कर आए थे 296 लोग। 296 मेंबर जो थे ये इलेक्टेड होकर। अब देखो इतने लोग तो थे, इसमें महिलाओं की संख्या पूछा जाएगा, तो 15 महिलाओं की संख्या। महिलाएं की संख्या कितनी थी, 389 में 15। लेकिन जो संविधान सभा का बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1900, तो उस दिन मात्र संविधान सभा में 207 लोगों ने ही भाग लिया था 9 दिसंबर 1940 को। बाकी सब कहाँ गए, ट्रेन छूट गया था क्या? नहीं, ट्रेन नहीं छूटा था उस दिन। उस दिन हुआ क्या था कि जो मुस्लिम लीग के लोग थे, 73 मेंबर लगभग मुस्लिम लीग के थे, इन्होंने बहिष्कार कर दिया इस संविधान सभा का। बोला नहीं, मेरे लिए अलग संविधान सभा होगा, हम भारत के संविधान सभा में क्यों भाग लेंगे। कुछ लोगों ने, 1-2 लोगों ने समर्थन किया कर, लेकिन 93 लोग जो देशी रियासत, इन लोगों को पता ही नहीं था कि हम भारत में जाएंगे, पाकिस्तान में जाएंगे, कि यहीं रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, क्या करेंगे, कन्फ्यूजन थे। इनके पास 3 ऑप्शन पड़ा हुआ था। 3 लोगों ने भी भाग नहीं लिया, तो 207 लोगों ने भाग लिया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्यों 207 लोगों ने भाग लिया? तो 73 मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे उसने भाग ही नहीं लिया सदन की कार्यवाही में, उस लोगों ने भाग ही नहीं लिया।
सदन की कार्यवाही में उस लोगों ने भाग ही नहीं लिया। ये इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं। 9 दिसंबर 1946 की बात करें अगर हम, कि 9 दिसंबर 1946 को हमारे सदन में, जैसे संविधान सभा है, मान के चलो बहुत सारे लोग बैठे हुए, तो हमारे संविधान सभा में सारे लोगों की बैठक, अब यहाँ पे एक अध्यक्ष होगा, तो अध्यक्ष कौन होंगे? तो 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, आप लिख लेना, लिख लो, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए। अस्थायी अध्यक्ष करने का मतलब कि सदन के अंतर सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा, इसी के लिए 2 दिन के लिए बैठाया गया, उन लोगों को सदस्यता करने दिया गया। एक सम्मान की बात था और एक कनाडा के संविधान के तर्ज पर भी था, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ही सदन की कार्यवाही को। फिर 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर जो चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप थोड़ा लिख लेना, प्रसाद को, जस्ट आप, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो अब ये संविधान कितने बार लागू हुआ है? तो संविधान 2 बार लागू हुआ है, एक 26 नवंबर 1949 और एक 26 जनवरी 1950। तो देखो आप यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, 26 नवंबर 1949 को जो संविधान लागू हुआ, 26 नवंबर 1949 को जो संविधान लागू हुआ, 26 नवंबर 1949 को जो संविधान लागू हुआ, उस समय क्या कंसेप्ट था? तो उस समय कंसेप्ट ये था कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान में जो 22 भाग 380 अनुच्छेद और 8वीं अनुसूची लागू, लेकिन जो 26 जनवरी और 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस भी मनाते हैं, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरी तरह से लागू, आंशिक रूप से पूछा जाएगा तो 26 नवंबर 1949, पूरी तरह तो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची लागू हुआ था। 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची लागू हुआ था। 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची लागू हुआ था। 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची लागू हुआ था। ये समझ में आ गया आपको कि 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची लागू हुआ था। 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची लागू हुआ था। यहाँ तक में कोई दिक्कत है किसी को भी? तो ये पूरी तरह संविधान 26 जनवरी को। अब 26 जनवरी ही इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि पता है लाहौर अधिवेशन के बाद प्रत्येक 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते थे, लेकिन स्वतंत्र हो गया 15 अगस्त को भारत। इस 26 जनवरी का क्या करते? तो नवंबर में संविधान तैयार हो ही गया था, सोचा 1-2 महीने के बाद, फिर 26 जनवरी को, इसीलिए हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं कब? 26 जनवरी को। तो संविधान पूरी तरह जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद फिर संविधान का प्रोसेस सब तो हम लोग आगे पढ़े ही। तो आज के क्लास में इतना ही रहेगा, तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और जिन लोगों को भी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, अभी हम स्पेशल क्लास भी लेकर आ रहे हैं, तो वो हमारे सब्सक्रिप्शन कोड का यूज़ करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारे अनअकैडमी प्लस के बीपीएससी कैडर को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए, लेट्स क्रैक बिहार एग्ज़ाम, फिर मिलते हैं। जिन लोगों को भी अच्छा लगा होगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें हमारे इस चैनल को। तो चलिए आगे फिर हम लोग बातें करेंगे बहुत ही डिटेल फॉर्म में।